बच्चों, वेलकम बैक टू करियर प्लैनेट। हम पढ़ रहे हैं पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। तो बच्चों, हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस हैं जिसमें प्योरली आपको हिंदी में पढ़ाया जाएगा। तो बच्चों, पृष्ठीय रसायन, सरफेस केमिस्ट्री की लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? तो लास्ट क्लास में हमने देखा था पृष्ठीय रसायन की परिभाषा। मतलब हम साइंस की उस ब्रांच को स्टडी कर रहे हैं, रसायन विज्ञान की उस शाखा का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें हम पृष्ठ पे होने वाली परिघटनाएं उनको पढ़ना चाह रहे हैं। अब पृष्ठ पे क्या क्या होता है बच्चों? तो पृष्ठ पे हमने देखा था संक्षारण यानी जंग लगना, है ना। पृष्ठ तनाव, जल की सतह या कोई भी द्रव की सतह एक खींची हुई झिल्ली की भांति काम करती है, तो हम कहते हैं पृष्ठ तनाव की वजह से होती। अधिशोषण, जिसको हमने डिटेल में पढ़ा था, या कोलोइडल विलयन या उत्प्रेरण या क्रिस्टलीकरण, ये सब पृष्ठ पर होने वाली घटनाएं हैं। तो इन्हें हमने पढ़ा था पृष्ठीय रसायन की परिभाषा के अंदर। अब पृष्ठ क्या होता है? तो बच्चों, वो सतह जो दो प्रावस्थाओं को अलग करती है उसे हम पृष्ठ कहते हैं। फिर हमने देखा था कि भाई पृष्ठ जो है, पृष्ठ पे होने वाली एक घटना वो थी अधिशोषण। तो पिछली क्लास में हमने अधिशोषण को डिटेल में स्टडी किया था। चाहे द्रव की सतह हो या ठोस की सतह हो, द्रव अथवा ठोस द्वारा गैस को, अशुद्धियों को, अन्य विलयशील पदार्थों को अपनी सतह पर आकर्षित करना और बनाए रखना। मतलब एक बार आकर्षित करेगा, लेकिन अगर कोई चीज आ गई तो उसको पकड़ लेगा, ठीक है, किसी भी आकर्षण बल से उसको पकड़ लेगा, तो बनाए रखना, इस घटना को क्या कहते हैं? अधिशोषण। अब द्रव में अधिशोषण का कारण क्या था? तो हमने पढ़ा था असंतुलित बल। वो फोर्सेस जो है, सतह पे जो अणु है द्रव के, उनके फोर्सेस जो है, आकर्षण बल जो है वो संतुलित नहीं है, तो असंतुलित बल। और ठोस में अधिशोषण का कारण क्या है? तो बच्चों, ठोस में अधिशोषण का कारण है मुक्त संयोजकता। धातु की सतह पर मुक्त संयोजकता के कारण क्या होता है? अधिशोषण। अब आज क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं अधिशोषण का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है ना। क्या मतलब यूज क्या, हम पढ़ क्यों रहे हैं? तो बच्चों, अधिशोषण हमने एक चीज पढ़ी थी, जंतु चारकोल, है ना बच्चों। जंतु चारकोल मैंने कहा था आपको कि भाई जैसे नारियल चारकोल है ना, ग्रीन कलर का नारियल जो होता है जिसमें हम नारियल पानी पीते हैं ना, तो नारियल को पूरा कूट पीस के जला दो, ठीक है, तो जलाने के बाद कूट पीस लो उसको, तो पाउडर फॉर्म में आ जाएगा, तो वो नारियल चारकोल। उसी प्रकार जंतुओं की जो हड्डियां हैं, है ना, बोन से, उनको जलाने के बाद में जो काले रंग का पाउडर मिलता है वो जंतु चारकोल। अब बच्चों, जंतु चारकोल को अगर मैं क्या करूं, अगर मैं जंतु चारकोल को शुगर सॉल्यूशन में डाल दूं, शर्करा विलयन, आपको पता है शक्कर किससे बनती? तो भाई शक्कर तो गन्ने के रस से बनती, ठीक है, तो गन्ने के रस का कलर तो देखा ही, और शुगर आपने देखी एकदम व्हाइट कलर की क्रिस्टलाइन सॉलिड होती, तो हम कहेंगे हाँ कलर में तो बहुत ज़्यादा फर्क है। तो बच्चों, जब शर्करा विलयन से शक्कर को क्रिस्टलाइज करना है, क्रिस्टलीकृत करना है, तो उसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ हैं, इम्प्योरिटीज़ हैं, लेकिन वो अशुद्धियाँ रंगीन हैं, तो भाई अशुद्धियों को भी निकालना है, कलर भी निकालना है, तो हम उसमें जंतु चारकोल मिला लेते हैं। तो आपको पता ही क्या है ना, वो जानवरों की हड्डियाँ मिला लेते हैं, तो बिल्कुल मिलाते हैं, है ना। तो बच्चों, जंतु चारकोल क्या करता है? तो जंतु चारकोल सारी जितनी भी रंगीन अशुद्धियां हैं उन सबको अपनी सतह पे सोख लेता है, सतह पे आकर्षित कर लेगा और आगे तो पकड़ लेगा, ठीक है। तो विलयन से अशुद्धियां निकल के चारकोल पे आ गई, और चारकोल तो पाउडर है, छान लो, है ना। पहले तो वो घुली हुई थी, अब वो सारी की सारी बाहर आ गई, तो उसको छान लो। तो अब जो विलयन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, पारदर्शी है। अब उसमें से शक्कर निकल के आएगी और एकदम व्हाइट कलर के शुगर क्रिस्टल्स आएंगे, तो ये तो फायदा हो गया। क्या फायदा हुआ? तो भाई हम कहेंगे कि शर्करा विलयन के शुद्धिकरण के लिए जंतु चारकोल का प्रयोग करते हैं। ये जितनी भी रंगीन अशुद्धियां हैं उनको अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेता है। तो चलो, एक फायदा तो हो गया डेली लाइफ में, हाँ भाई जंतु चारकोल क्या करेगा? शुगर सॉल्यूशन को कलरलेस करेगा। दूसरा, अब बच्चों चारकोल है ना, चारकोल क्या करता है? जितनी भी गैसेस होती है मोस्टली सबको अपनी सतह पे आकर्षित करता है और अधिशोषित करता है, क्योंकि अधिशोषण का मतलब ही है आकर्षित प्लस सतह पे बनाए रखना। तो बच्चों, चारकोल विभिन्न गैसों को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है, ठीक है। इससे दो फायदे। पहला फायदा क्या है? तो भाई चारकोल जो है जितनी भी पॉइजनस गैसें हैं, विषैली गैसें हैं, उनको अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। चारकोल अपनी सतह पे विषैली गैसों को अधिशोषित करता है। उससे क्या फायदा हुआ? तो बच्चों, गैस मास्क, है ना, गैस मास्क मतलब मान लो कि बहुत ज़्यादा आग लग जाती है,
है ना, यहाँ बहुत ज़्यादा गैसेस का लीकेज होता है तो मास्क लगाते हैं। अब मास्क लगा के जाते हैं तो बच्चों बहुत सारी गैसेस लीक हो रही है, उसमें पॉइजनस गैसें भी हैं, जहरीली गैसें भी है ना, तो मास्क पे चारकोल की कोटिंग कर देते हैं। अब वो चारकोल क्या करता है, जितनी भी विषैली गैसें आ रही हैं उनको अपनी सतह पे अधिशोषित कर लेता है, तो हमारी सांस के थ्रू हमारी बॉडी में नहीं गई, है ना। तो सक्रिय चारकोल या चारकोल का प्रयोग गैस मास्क बनाने में करते हैं। क्यों? तो गैस मास्क की सतह पर अगर उसकी कोटिंग होगी तो वो विषैली गैसों को अपनी सतह पर ही क्या कर लेता है, अधिशोषित, रोक लेगा, तो सांस के थ्रू हमारी बॉडी में नहीं जाएगी। तो दूसरा फायदा हो गया। तीसरा फायदा क्या हुआ चारकोल का, तो हम कहेंगे देखो कोई भी गैस ले लो, है ना, सबको अधिशोषित करता है भाई, किसी को ज़्यादा अधिशोषित करेगा, किसी को कम अधिशोषित करेगा, है ना। अब ज़्यादा कौन कम कौन तो वो हम आगे पढ़ेंगे, अधिशोषण को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है। तो हम कहेंगे हाँ ठीक है भाई, बहुत सारी गैसेस को क्या करता है, अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। तो मान लो कहीं हमें निर्वात उत्पन्न करना हो, मान लो हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि भाई हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कोई प्रयोग करना है, लेकिन वैक्यूम चाहिए, मतलब बहुत ज़्यादा गैसें नहीं चाहिए, निर्वात चाहिए। निर्वात समझते हो ना, हवा से फ्री, वायु मुक्त एरिया चाहिए मुझे, हवा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, वहाँ एक बार चारकोल रख दो, पात्र के अंदर चारकोल रख दो, तो चारकोल क्या करेगा, मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा गैसों को क्या करेगा, अपनी सतह पे अधिशोषित करेगा। अब पात्र से आप चारकोल निकाल दो, तो वो जो पात्र है बच्चों वो ड्राई हो गया, एक तरीके से आप ऐसे कह सकते हो कि भाई वो विभिन्न गैसों से मुक्त हो चुका है। आंशिक निर्वात कह सकते हैं, 100% तो नहीं बट काफ़ी हद तक वो क्या कर लेगा, वैक्यूम कर लेगा। तो हम कहेंगे 3 फायदे हो गए। चौथा फायदा तो ये भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया था सिलिका जेल, है ना, मैंने आपको बताया गर्म ठंडे खाने के या पानी के जो बर्तन होते हैं जिसमें, या चाय का है ना, थर्मस वगैरह है, उसमें छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं, ठीक है। वो पैकेट्स हमें अगर जब तक हम उस चीज़ को काम में नहीं ले रहे, पैकेट उसमें रखना पड़ता है, उसके अंदर छोटी छोटी ब्लैक कलर की गोलियां होती, तो बच्चों वो था सिलिका जेल। सिलिका जेल क्या करता है, तो सिलिका जेल वायुमंडल से नमी, मॉइस्चर को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। तो बच्चों सिलिका जेल वायुमंडल से नमी को अधिशोषित करता है, तो मान लो कहीं ड्राई एटमॉस्फेयर चाहिए, शुष्क वातावरण चाहिए, तो सिलिका जेल यूज कर सकते, बिल्कुल कर सकते, ये भी फायदा हो गया। और तो बच्चों क्लिनजिंग एक्शन ऑफ सोप, साबुन की निक्षालन क्रिया। अब ये क्या है, तो बच्चों जब हम कपड़े धोते हैं तो हम देखते हैं कि झाग तो मैला हो जाता है और कपड़े साफ हो जाते हैं। अब उस झाग भी भले कितनी देर तक आपने कपड़े डुबो के रखे, कपड़ा साफ ही रहेगा और झाग मैला रहेगा, यूँ नहीं कपड़े वापस मैले हो गए, ऐसा नहीं होता है ना। तो बच्चों झाग के कण क्या करते हैं, जो भी मैल है, ग्रीस है, चिकनाई है, तेल है ना, एक एक कण को बाहर निकालते और अपनी सतह पे अधिशोषित करते हैं। तो साबुन की जो क्रियाविधि है बच्चों वो किस पे बेस्ड है, तो साबुन की क्रियाविधि या साबुन की निक्षालन क्रिया, निक्षालन मतलब क्लीनिंग, क्लींजिंग, सफाई करने वाला, है ना, क्लीन करना, उसे हम कहते हैं निक्षालन क्रिया। तो साबुन का जो सफाई करने का प्रोसेस है ना, वो भी अधिशोषण पे आधारित है, क्योंकि बिना झाग साबुन डिटर्जेंट कोई भी साफ सफाई तो करेगा नहीं, तो झाग बनेगा। झाग क्या करेगा, मैल के एक एक कण को अपनी सतह पे अधिशोषित करता है। इसको भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे तो अधिशोषण पे बेस्ड है, बिल्कुल बेस्ड है। अब बच्चों एक मेटलर्जी चैप्टर आएगा हमारा, शुद्धिकरण, धातुओं का शुद्धिकरण, उसमें हम एक प्रोसेस पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी। अब नाम से लग रहा है क्रोमा, अच्छा क्रोमेटोग्राफी को हिंदी में बोलते हैं वर्ण लेखिकी, क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी या वर्ण लेखिकी, फिलहाल आपको याद रखना है कि वर्ण लेखिकी या क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। होता क्या है थोड़ा आइडिया दे दो, है ना। तो बच्चों देखो क्या होता है कि मान लो ऐसे कोई दो पदार्थ जिनके गुण समान है ना, दो या दो से अधिक पदार्थ जिनकी प्रॉपर्टीज सेम है, भाई जो क्रिया ये करता है वो क्रिया ये कर लेता है, ये जिसमें घुलता है ये भी उसमें घुल जाता है, तो फिर मैं अलग कैसे करूँ, है ना। भाई मान लो x और y मिक्स हो गए, तो हो सकता है x की विलेयता अलग पदार्थ में हो, y की अलग पदार्थ में हो, सेम चीज़ों में घुलते हो, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हो ना जिसमें x अलग घुलता है, y घुलता ही नहीं है, या y घुलता है x घुलता ही नहीं है, तो हम अलग कर लेते हैं। लेकिन पूरी तरह से सेम है, बिल्कुल सेम है कि नहीं, जहाँ ये घुलेगा वहाँ ये घुलेगा, जहाँ ये नहीं घुलेगा वही नहीं घुलेगा, तो हम फंस गए, है ना। या फिर जो जो क्रिया ये करता है वो क्रिया ये भी करता है, तो मैं अलग कैसे करूँ, मतलब ट्विंस हो गए, है ना, ट्विंस होते हैं जुड़वा बच्चे, सेम शक्ल है, तो मैं देख के कैसे डिफ्रेंशिएट करूँगी, तो जुगाड़ तो लगाना ही पड़ता है, बहुत सारे जुगाड़, है ना। उसी तरह से प्रकृति में कुछ ऐसे पदार्थ है जिनकी मात्रा कम है ना, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो कम मात्रा है। अब कम
कम मात्रा है लेकिन गुण बिल्कुल समान, और हमें उनको अलग करना है। तो अलग करने का एक मेथड है क्रोमेटोग्राफी। ठीक है, गुण भले ही समान है लेकिन उनमें एक कैरेक्टर होता है कि मान लो कोई अधिशोषक मिलाया तो एक पदार्थ ज़्यादा अधिशोषित हो जाता है, दूसरा पदार्थ कम अधिशोषित हो जाता है। तो भाई जो ज़्यादा अधिशोषित होगा वो गहरा हो जाएगा और जो कम अधिशोषित होगा वो हल्का हो जाएगा। तो क्रोमा मतलब कलर, कलर के हिसाब से हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, जो पूर्णतया किस पे आधारित है? अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। विधि क्या है, डायग्राम क्या है, कैसे काम करती है, वो सब हम पढ़ेंगे, लेकिन वो चैप्टर आएगा मेटलर्जी, धातुओं का शुद्धिकरण, पृथक्करण, निष्कर्षण, तब पढ़ेंगे। फिलहाल क्या ध्यान रखना है? तो फिलहाल हमें ध्यान रखना है कि क्रोमेटोग्राफी वर्ण लेखिकी किस पर आधारित है? तो हम कहेंगे अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। क्लियर? तो बच्चों पृष्ठीय रसायन में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था अधिशोषण, उसके यूजेस आपको बताने हैं, है ना। आपसे पूछ लिया कि भाई अधिशोषण के दैनिक जीवन में उपयोग बताओ, डेली लाइफ में अधिशोषण आप कहाँ कहाँ देखते हो? तो हम कहेंगे हम कपड़े धोते, उसमें हम देखते कपड़े धोते मतलब साबुन की निक्षालन क्रिया अधिशोषण पर आधारित है। फिर केमिकल बताओ, तो हम कहेंगे लैब में एक मेथड यूज करते हैं, सीबीएसई वालों के तो कोर्स में भी है, क्रोमेटोग्राफी। तो बच्चों क्रोमेटोग्राफी स्ट्रिक्टली पूर्णतया अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। फिर शर्करा विलयन को रंगहीन बनाने हेतु क्या मिलाएंगे? जंतु चारकोल। तो जंतु चारकोल क्या करेगा? शर्करा विलयन से उसमें घुली हुई रंगीन अशुद्धियों को अलग कर देगा। वातावरण से नमी को दूर करने के लिए तो हम कहेंगे सिलिका जेल मिलाएंगे। सिलिका जेल क्या करता है? नमी को सोख लेता है, नमी को अधिशोषित करता है, इसलिए इसका प्रयोग वायुमंडल से नमी को दूर करने में करते हैं। ठीक है, और हम कहेंगे भाई चारकोल क्या करता है? विषैली गैसों को भी अधिशोषित कर लेता है, इसलिए गैस मास्क में इसका प्रयोग करते हैं। और तो सारी गैसों को अधिशोषित कर लेता है, तो कहीं पे प्रेशर कम करना हो, निर्वात उत्पन्न करना हो, आंशिक निर्वात, है ना, पूरा तो कर नहीं पाता है लेकिन काफ़ी हद तक गैसें सोख लेते हैं, तो हम कहेंगे आंशिक निर्वात उत्पन्न करने में भी हम क्या करेंगे? अधिशोषण का प्रयोग करते हैं। कैसे? तो चारकोल यूज़ कर लेते हैं। अब बहुत सारी दवाइयाँ होती है बच्चों, जैसे हम दवाई लेते हैं तो उत्तक टिश्यू क्या करते हैं? दवाइयों को अधिशोषित कर लेते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे डेली लाइफ में ऐसे प्रोसेस है जो अधिशोषण पर काम करते हैं। तो आज का टॉपिक जो मैं आपको समझा चुकी हूँ, समझ में आ गया ना अच्छे से? लिखना कैसे है? तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक रहेगा दैनिक जीवन में अधिशोषण के अनुप्रयोग। तो देखो अब सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हैं या नहीं? तो बच्चों फर्स्ट पॉइंट, सक्रिय चारकोल अपनी सतह पर विषैली गैसों का अधिशोषण करता है, इसलिए इसका उपयोग गैस मास्क में करते हैं। तो हम कहेंगे बिल्कुल कोई टेंशन नहीं। सेकेंड है सिलिका जेल जल वाष्प का अधिशोषण करता है, इसलिए इसका प्रयोग वातावरण से नमी को दूर करने के लिए करते हैं। ओके, ये भी ठीक है। रंगीन अशुद्धियों युक्त शर्करा विलयन को जब जंतु चारकोल से प्रवाहित करते हैं तो यह चारकोल रंगीन अशुद्धियों का अधिशोषण कर लेता है, अतः सक्रिय चारकोल का प्रयोग शर्करा विलयन को रंगहीन बनाने हेतु किया जाता है। तो ये भी ठीक है। तो बच्चों ये आपको सारे नोट्स में एंट्री करने, या तो आप स्क्रीनशॉट ले लो या लिख लेना पॉज करके। नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों? तो नेक्स्ट क्रोमेटोग्राफी अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। ओके, साबुन की निक्षालन प्रक्रिया अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित है। निक्षालन यानी क्लीनिंग, मान लो क्लिनजिंग एक्शन बोल दो, क्योंकि झाग द्वारा मैल के कणों का क्या हो जाएगा? अधिशोषण। और कम ताप पर सूक्ष्म विभाजित चारकोल विभिन्न गैसों को अधिशोषित कर लेता है, जिससे पात्र में आंशिक निर्वात उत्पन्न हो जाता है। तो भाई आंशिक निर्वात उत्पन्न करने में भी हम चारकोल को यूज करते हैं। तो पहला हमारा टर्म क्लियर हो गया, अधिशोषण। और दूसरा मैंने बताया था जो कि स्थूल परिघटना है, संपूर्ण पदार्थ द्वारा होने वाली परिघटना है, वो अवशोषण। तो हमने कहा था ठीक है भाई अवशोषण और अधिशोषण दोनों क्लियर है। ठीक है, मैंने कहा था सिलिका जेल तो नमी को अधिशोषित करता है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड तो वो क्या करता है? पानी सोख लेता है, मतलब जल को अवशोषित करता है।
या चारकोल अमोनिया गैस का अधिशोषण करता है। पानी में तो अमोनिया घुल जाती है, तो बच्चों घुल जाती है मतलब पानी द्वारा अवशोषित हो जाती है। कोई तकलीफ नहीं यहाँ तक। तो आई थिंक अधिशोषण क्या है, दैनिक जीवन में अधिशोषण के उपयोग क्या है, ये आपका टॉपिक क्लियर। अब बच्चों कुछ नए टर्म्स है आपके पास, है ना। जैसे आपसे पूछ लिया कि भाई विशोषण क्या है, आप विशोषण को समझाओ। तो ठीक है भाई, वन बाय वन हम इन टर्म्स को डिस्कस करते हैं। तो बच्चों हमारा टर्म है विशोषण, इंग्लिश में बोलते हैं इसे डिसॉर्प्शन। ठीक है, विशोषण या डिसॉर्प्शन। अब ये होता क्या है बच्चों, तो देखो हमने पढ़ा था अधिशोषक, है ना। मान लो चारकोल ले लो, कुछ भी ले लो, अधिशोषक पृष्ठ। ठीक है, तो भाई अधिशोषक पृष्ठ क्या करेगा, तो हम कहेंगे भाई वो सतह जहां पे गैस के अणु आके आकर्षित होते हैं वो अधिशोषक है। ठीक है, तो भाई ये गैस को बुला रहा है, इसका मतलब, तो हम कहेंगे बिल्कुल अधिशोषक पृष्ठ क्या कर रहा है, गैस को आकर्षित कर रहा है। और बच्चों अगर गैस आकर्षित हो गई तो ये पकड़ लेगा उसको। आकर्षित करना और बनाए रखना, तो हम कहेंगे हाँ अधिशोषक पृष्ठ पे गैस का आकर्षण, और इसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो ये तो अधिशोषण है भाई, गैस का आना, तो हम कहेंगे अधिशोषण। अब बच्चों मान लो क्या हुआ कि मान लो टेम्परेचर बढ़ गया, ताप बढ़ गया, है ना। तो अगर ताप बढ़ गया तो गैस के अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाएगी। सीधी सी बात है कि भाई अगर गर्मी होती है तो गैस फैलती, और ठंड होती है, ताप कम होता है तो गैस के अणु सिकुड़ते, उल्टा पास पास आते। तो हमने कि मान लो गर्म कर दिया किसी ने, तो गर्म कर दिया तो क्या होगा, ये गैस तो उड़ जाएगी, ये तो गई बाहर। तो बच्चों जब गैस आ रही थी, है ना, गैस आपके पास आ रही थी, तब तो हम कह रहे थे अधिशोषण। बिल्कुल भाई, जब गैस आ रही थी तब तो हमने क्या कहा था, अधिशोषण। अब गैस जा रही है, तो बच्चों अगर गैस जाएगी मतलब उल्टा प्रोसेस है, तो हम क्या बोलेंगे, तो हम बोलेंगे विशोषण। मतलब गैस का अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर चले जाना। आई तो अधिशोषण, गई तो विशोषण। क्लियर, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो मैं कह दूं ये अधिशोषण का उल्टा है, व्युत्क्रम प्रोसेस है, तो बिल्कुल बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों विशोषण क्या होता है, तो हम कहेंगे विशोषण में पहले लिखो आप, यह अधिशोषण का, यह अधिशोषण का व्युत्क्रम प्रक्रम है, उल्टा प्रोसेस है। ठीक है, अधिशोषण का व्युत्क्रम रिवर्स प्रोसेस है। ठीक है, अधिशोषण का व्युत्क्रम प्रक्रम होता है। ठीक है, और होता क्या है इसमें, तो हम कहेंगे गैस जो है वो चली जाती है। क्या छोड़ के चली जाती है, तो गैस अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर चली जाती है। ठीक है, तो हम डेफिनेशन बना लेंगे, गैस का अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर, गैस का अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर चले जाना, अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर चले जाना। ठीक है भाई, गैस आई तो अधिशोषण और गई तो विशोषण। तो हम कहेंगे गैस का अधिशोषक पृष्ठ को छोड़कर चले जाना विशोषण कहलाता है। ठीक है भाई, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम समझ गए भाई डिसॉर्प्शन क्या होता है। अब नेक्स्ट जो टर्म है बच्चों वो है शोषण। एक्चुअली देखो सॉप्शन, शोषण तो बना दिया अभी, शोषण तो अगर हिस्ट्री में देखो तो अलग ही हो जाता है ना। पर ठीक है चलो बोला है तो नया टर्म जो है बच्चों, नेक्स्ट टर्म जो है वो है शोषण। और शोषण नहीं बोल के हम इसे अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो हम कहेंगे भाई सॉप्शन। ठीक है, सॉप्शन। अब होता क्या है सॉप्शन, शोषण ही मान लो, चलो होता क्या है। तो बच्चों मान लो आपके पास है ना एक रुई का ढेला है, ठीक है, कॉटन स्टफ है या रुई का ढेला है। ठीक है,
अब रुई तो आपको पता है कितनी हल्की होती है, तो हम कहेंगे हल्की होती है क्योंकि बीच बीच में तो हवा ही होती है, पोरस होती है स्ट्रक्चर, सर अंदर होती है, छेद होते हैं ना बीच बीच में, तो कितने सारे बिल्कुल बारीक बारीक, और हल्की होती है, वेट कम होता है, हवा होती है बीच में। ठीक है, अब अगर मैं इस रुई पे क्या करूं, तो बच्चों अगर मैं इस रुई पे कोई रंजक या मान लो स्याही डाल दूं, ठीक है, मान लो मैंने स्याही डाल दी, ठीक है, तो बच्चों स्याही क्या होगी, रुई के अंदर जाएगी, तो हम कहेंगे जाएगी बिल्कुल, रुई सोखेगी इसको। लेकिन संरचना तो रंध्र युक्त है ना, तो स्याही तो आगे भी बढ़ेगी, तो हम कहेंगे हाँ आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, भिगो नहीं रहे, बूंद बूंद करके डाल रहे, तो हम कहेंगे ये तो भाई अंदर भी जाएगी और आगे भी बढ़ेगी। ठीक है, तो जिस स्पीड से अंदर जा रही है ना, उसी स्पीड से क्या हो रही है, आगे भी बढ़ रही। तो भाई अंदर जा रही थी तो मैं कह रही थी अवशोषण, आगे बढ़ रही है तो तुम कहोगे नहीं आगे बढ़ रही है तो अधिशोषण। तो है क्या, अवशोषण है कि अधिशोषण है ना। थ्रू आउट ये पूरा जोर तो नहीं लगा रही थी कि आई जाए पूरी बॉडी में, नहीं, धीरे 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 आगे बढ़ती जाएगी और अंदर भी जाएगी। तो हम कहेंगे भाई अधिशोषण भी हो रहा है, अवशोषण भी हो रहा है, कुछ डिफाइन नहीं है, साथ साथ में हो रहा है और हम विभेद नहीं कर पा रहे। तो बस इसी को ही तो क्या बोलना है, शोषण, है ना। जब अधिशोषण और अवशोषण क्या हो जाए, साथ साथ में हो जाए, है ना, एक साथ प्रोसीड हो, साइमल्टेनियसली हो, समान रूप से चल रहे हो और हम उसमें डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए, हम विभेद ही नहीं कर पाए, तो ऐसी घटना को क्या बोलेंगे बच्चों, तो ऐसी घटना को बोलेंगे शोषण। ठीक है, तो यहां आपको क्या लिखना है, तो आप बताएंगे जब अधिशोषण व अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ में होती है। ठीक है, जब अधिशोषण व अवशोषण की प्रक्रिया, ठीक है भाई, अधिशोषण व अवशोषण की प्रक्रिया साथ साथ चलती है। ठीक है, साथ साथ चलती है तथा इनमें विभेद कर पाना, इनमें विभेद कर पाना कठिन होता है। ठीक है, समझे मेरी बात। अधिशोषण व अवशोषण क्या होनी चाहिए, तो हम कहेंगे भी साथ साथ में चलेंगे और डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, विभेद कर पाना कठिन होता है, मतलब आप डिफरेंशिएट कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो यह घटना क्या कहलाएगी, तो हम कहेंगे भाई यह घटना शोषण कहलाती है। ठीक है, जिसे हम कहेंगे सॉप्शन। ठीक है बच्चों, यह घटना शोषण कहलाती है। एग्जाम में आपको डायग्राम नहीं बनाना है, ये तो मैंने इसे समझाया है। ठीक है, अब अगर आपसे कहा जाए भाई शोषण सॉप्शन का उदाहरण लिखो, तो उदाहरण क्या था बच्चों, तो हम कहेंगे भाई रुई स्याही के संपर्क में आई, बस ये लिख दो, है ना। जब रुई का ढेला स्याही के संपर्क में आता है, when cotton stuff comes in contact with ink, रुई का ढेला स्याही के संपर्क में आता है, तो हम खुद ही परेशान हो जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, अधिशोषण होता है या अवशोषण होता है। डिफरेंशिएट, डिस्टिंग्विश, विभेद नहीं कर पाते क्योंकि साइमल्टेनियसली प्रोसीड करते हैं, साथ साथ में चलते हैं। तो ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, तो उसे कहेंगे बच्चों हम शोषण। तो आई थिंक विशोषण क्लियर, शोषण भी क्लियर। ठीक है, अब आता है बच्चों अधिधारण। अब ये नया टर्म है, अधिधारण क्या है। ठीक है, तो एक नया टर्म डिस्कस करते हैं बच्चों, अधिधारण। ठीक है, अब अधिधारण होता है बच्चों ओकल्जन। ठीक है, अधिधारण या हेडिंग लगाएंगे हम लोग ओकल्जन। अब बच्चों अधिधारण क्या, तो हम कहेंगे हमारा अधिशोषण तो क्लियर है, अवशोषण वो भी क्लियर है ना।
अधिधारण क्या है? तो देखो, मान लो आपके पास धातु पृष्ठ है, तो हमने वैसे पढ़ा था धातु की सतह पे मुक्त संयोजकताएं होती हैं, ठीक है। तो मैं थोड़ा दूसरे तरीके से बना रही हूँ मेटल सरफेस को। तो धातु पृष्ठ मान लो, भाई धातु है तो धातु के जितने भी परमाणु है ना, उनको आप मान लो ठोस गोले, ठीक है। आगे हम एक चैप्टर पढ़ेंगे ठोस अवस्था, वो आपको ये सिखाता है कि जितने भी धातु में परमाणु हैं, है ना, उन सारे धातु परमाणुओं को क्या मान लो? सॉलिड स्फीयर, ठोस गोले मान लो। अब बच्चों, ठोस गोले, परमाणु के जो कण हैं, धातु के कण हैं, वो सब ठोस गोले, और मैं कितना भी है ना इसको पास पास में बनाऊं, बिल्कुल चिपका के बनाऊं, तो भी मैं सारी जगह तो नहीं रोक सकती, खाली जगह तो बचेगी। तो हम कहेंगे बिल्कुल बचेगी भाई, खाली जगह तो बचनी ही चाहिए, ठीक है ना। अब देखो, सतह पे जो परमाणु है भाई, आंतरिक परमाणु है, वो तो हमने पहले ही देखा था। आंतरिक परमाणु तो क्या है, सब जगह के साथ बंध बना ही रहा है, धात्विक बंध जिसे बोल रहे हैं हम, ठीक है। लेकिन सतह का जो परमाणु है, यहाँ खाली जगह है, और इस खाली जगह को क्या बोलते हैं? तो हम कहेंगे मुक्त संयोजकता, बिल्कुल। तो भाई धातु पृष्ठ पे मुक्त संयोजकता तो होती है, तो हम कहेंगे हाँ भाई, धातु पृष्ठ पर मुक्त संयोजकता होती, बिल्कुल होती। अब मुक्त संयोजकता है, और धातु में बीच बीच में बच्चों ये खाली जगह भी तो पड़ी, इस खाली जगह को क्या कहेंगे? तो इसे कहते हैं अंतराकाश, है ना। धातु परमाणु को क्या मानो? ठोस गोले मानो। तो मैं आपको गोल बॉल है आपके पास, चिपका दो, तो कैसे भी चिपका दो, खाली जगह तो आएगी, है ना। अगर आप गोला मान रहे हो उसको, सॉलिड स्फीयर मान रहे हो, ठोस हार्ड गोला मान रहे हो उसको, है ना। ठोस हार्ड को क्या बोलते हैं? कठोर, हाँ, कठोर गोला मानते हो, तो बीच में खाली जगह तो आएगी, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई ये तो परेशानी है। क्या परेशानी है? कि यहाँ पे तो हमें दिख रही है मुक्त संयोजकता, बिल्कुल, यहाँ पे आपको दिखी मुक्त संयोजकता। यहाँ क्या कर सकता है? ये दूसरे अणुओं को आकर्षित कर सकता है, गैस को आकर्षित कर सकता है। और ये खाली जगह है ना, ये खाली जगह है, तो गैस आएगी तो पूछ के थोड़ा ना आएगी, तो गैस तो हो सकता है यहाँ विसरित भी हो जाए, ठीक है। गैस क्या हो सकती है? यहाँ विसरित भी हो सकती है, तो बिल्कुल हो सकती है। तो भाई सतह पे आ रही है तो अधिशोषण, और इसके अंदर ही चली गई, बॉडी के अंदर चली गई, तो हम कहेंगे अवशोषण। और दोनों साथ साथ में हो सकते हैं, है ना भाई। अधिशोषण भी हो सकता है, अवशोषण भी हो सकता है, मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है। तो साथ साथ में भी हो रहे हैं, है ना, और डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर पा रहे हो, विभेद भी नहीं कर पा रहे हो, तो हम कहेंगे भाई धातु पृष्ठ पर गैस का अधिशोषित होना, साथ साथ में धातु के अंदर गैस का क्या होना? विसरित हो जाना। इस घटना को क्या बोलेंगे? तो इसे हम कहते हैं अधिधारण, जिसे आप कह रहे हो ओकल्जन, ठीक है। एक तरह से शोषण ही है, लेकिन दो चीजें फिक्स है, धातु होना चाहिए, गैस होनी चाहिए, और कुछ नहीं। भाई ठोस आएगा तो क्यों बंध बनाएगा? गैस बंध बनाती है इसके साथ, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे बच्चों? तो आपको लिखना है धातु पृष्ठ पर गैस का शोषण। तो शोषण से वो समझ जाएगा कि भाई ये दोनों बातें कर रहे है ना। गैस का शोषण क्या कहलाएगा? अधिधारण। अधिधारण यानी कि ओकल्जन कहलाता है, ठीक है। तो भाई इसमें होगा क्या? तो हम कहेंगे अर्थात धातु की मुक्त संयोजकता पर गैस का आकर्षित होना। तो हम कहेंगे भाई मुक्त संयोजकता पे अगर गैस आकर्षित हुई तब तो हुआ अधिशोषण, ठीक है। तथा साथ साथ क्या होगा? तो बच्चों हम कहेंगे ये जो खाली जगह थी ना, यहाँ पे गैस ट्रैप हो जाएगी, फंस जाएगी, है ना। तथा साथ साथ गैस का अंतराकाश में, गैस का धातु अंतराकाश में विसरित होना, ठीक है,
गैस का धातु अंतराकाश में विसरित होना। ठीक है, अधिधारण कहलाता है। ठीक है बच्चों, अधिधारण को हम लिखेंगे ओकल्जन। तो समझ में आया? एक्चुअली ये शोषण ही, शोषण में क्या होता था, तो मैंने कहा था रुई का ढेला ले लो और ऊपर से शय डालो, कोई रंजक डालो, तो शय आगे भी बढ़ेगी, शय अंदर भी जाएगी। आगे बढ़ रही है मतलब सतह पे फैल रही है, अधिशोषण। अंदर जा रही है मतलब अवशोषण। तो हम कहेंगे भी आगे भी जा रही है, अंदर भी जा रही है, मतलब क्या हो रहा है, तो हम कहेंगे वो तो शोषण है, नई प्रक्रिया है सॉर्प्शन। अब यही भी सेम चीज थी कि भाई संयोजकता मुक्त थी, तो गैस आएगी, मान लो हाइड्रोजन गैस आ गई, तो वो देखेगी भी हाँ ये सतह है, तो ये आकर्षित तो हो जाएगी, है ना। H सिंगल बॉन्ड H है, तो ये H और ये H ये आकर्षित तो हो गया, तो हम कहेंगे लो आकर्षित हो गया, तो ये तो क्या हुआ, अधिशोषण। लेकिन हाइड्रोजन तो बिल्कुल छोटा सा अणु है, तो यहाँ फिट भी तो हो सकती है, ट्रैप हो गई, फंस गई, तो हम कहेंगे हाँ ये भी पॉसिबल है। तो भाई अगर फंस गई तो हम कहेंगे बॉडी के अंदर चली गई अंतराकाश में, तो ये वाली घटना क्या हुई, अवशोषण। तो भाई अधिशोषण हो रहा है कि अवशोषण हो रहा है, साथ साथ में चल रहे। तो नया टर्म दे दिया हमने, और वो नया टर्म क्या है बच्चों, अधिधारण, या आप कह सकते हो ओकल्जन। क्लियर? तो ये भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल है, कोई तकलीफ नहीं, यहाँ तक समझ में आ गया अच्छे से। ठीक है, तो हमारी 3 नई टर्म क्लियर हो गई कि भाई विशोषण क्या होता है, तो हम कहेंगे अधिशोषण का उल्टा कर दो तो विशोषण। शोषण क्या होता है, तो जब अधिशोषण और अवशोषण साथ साथ में चलते तो हम उसे नई टर्म देते शोषण। और अधिधारण क्या होता है, तो धातु पृष्ठ द्वारा गैस का शोषण, उसे हमने कह दिया अधिधारण या ओकल्जन। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब बच्चों अधिशोषण की क्रियाविधि मान लो, है ना। पहले तो हमने देखा था भाई अधिशोषण की क्रियाविधि द्रव में, लिक्विड कैसे अधिशोषण करता है। अब ऊष्मागतिकी रूप से थर्मोडायनामिकली अधिशोषण कैसे होता है, क्योंकि भाई देखो अधिशोषण मतलब मैंने कहा चारकोल रख दो, तो तुमने कहा भाई चारकोल रखेंगे तो मैडम पक्का है कोई ना कोई गैस को तो पकड़ लेगा, मतलब स्वतः होने वाली प्रक्रिया है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। तो कुछ टर्म्स हमें ध्यान रखने जो हमने लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ रखे हैं। तो बच्चों क्या डिस्कस कर रखा है हमने लास्ट क्लास में, तो हम कह रहे हैं कि भाई देखो अगर आपने चारकोल रख दिया है, ठीक है, चारकोल हवा में रख दिया तो आपको कोई ना कोई गैस को पकड़ेगा। मतलब कुछ टर्म्स क्लियर है हमारी, और वो टर्म्स जो हमें पहले से पता है। तो देखो एक चीज हमारी क्लियर है कि भाई अधिशोषण, अधिशोषण क्या है, तो हम कहेंगे अधिशोषण स्वतः प्रक्रम है ना। अधिशोषण जो है वो स्वतः प्रक्रम है। स्वतः प्रक्रम मतलब अपने आप होने वाला प्रोसेस, जरूरत नहीं किसी की, कोई प्रयत्न वगैरह जरूरत नहीं है। अधिशोषण आपने कुछ रखा है तो वो कोई ना कोई गैस को, कोई ना कोई अनमी को, अशुद्धि को, किसी को भी अपनी सरफेस पे अट्रैक्ट कर सकता है, अधिशोषण। ठीक है, तो भाई स्वतः प्रक्रम। अब अगर आपने 11th क्लास में ऊष्मागतिकी पढ़ी है तो एक टर्म और क्लियर होगा कि भाई जितनी भी स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाएं हैं, जब भी स्वतः प्रक्रम होता है तो डेल्टा जी नेगेटिव होता है। अब डेल्टा जी क्या है, तो बच्चों डेल्टा जी है गिब्स मुक्त ऊर्जा, है ना। गिब्स तो चलो नाम हो गया साइंटिस्ट का, मुक्त ऊर्जा। ठीक है भाई, कोई भी सिस्टम काम करेगा, मान लो चलो मैं ही तुम्हें पढ़ा रही हूँ, तो पढ़ाते 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 मेरा एनर्जी लॉस ही तो होगा। अगर मैं काम कर रही हूँ, सेल्फ प्रोसीड, अपने आप काम हो रही है, बॉडी अपने आप काम कर रही है, तो एनर्जी लॉस होगा ना। अगर तुम मोबाइल में बात कर रहे हो तो फोन डिस्चार्ज ही होगा कि चार्ज हो जाएगा, है ना। तो कोई भी सिस्टम अगर काम करता है तो क्या करता है, एनर्जी लॉस होता है, ऊर्जा में कमी आती है, इसलिए हम लिखते हैं डेल्टा जी नेगेटिव। ठीक है ना। और प्रोसेस अपने आप होना चाहिए भाई। मोबाइल कंटिन्यूअसली आप काम में ले रहे हो, उसको चार्ज नहीं कर रहे हो तो अपने आप थोड़ा चार्ज हो रहा है ना। चार्ज कर रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, और काम में ले रहे हो तो काम तो अपने आप कर रहा है, आपको सिस्टम एनर्जी दे रहा है बात करने के लिए उसको, ठीक है, जिससे भी वो ऑपरेट करता है। तो हम कहेंगे ओके, दो बातें क्लियर हुई कि भाई अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है, और दूसरी बात क्या क्लियर है हमारी, तो हम कहेंगे भाई स्वतः प्रक्रम के लिए, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी जो है
वो सदैव नेगेटिव होता है। तो हम कहेंगे हाँ चलो 2 बातें क्लियर है। डेल्टा जी होता है गिब्स मुक्त ऊर्जा। ओके, अब बच्चों एक्सपेरिमेंटली ये भी प्रूव्ड है कि जब अधिशोषण होता है ना, तो ऊष्मा मुक्त होती है। कोई भी अधिशोषण आगे हम पढ़ेंगे भी, भौतिक अधिशोषण, रासायनिक अधिशोषण, ठीक है। अधिशोषण जो है वो एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। इसे आगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट कुछ पॉइंट्स हमें पहले से ही दिमाग में क्लियर रखने, ठीक है। अधिशोषण क्या है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। एक्सोथर्मिक कह सकते हैं आप, एक्सोथर्मिक अधिशोषण ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है। ये कुछ बेसिक टर्म्स है जो हमें पहले से पता होने चाहिए, कुछ क्लास 11 के बेसिस पे, कुछ अभी के बेसिस पे, ठीक है। मतलब अधिशोषण जब भी होगा तो ऊष्मा मुक्त होगी, अब कम हो ज्यादा हो कुछ भी हो, मुक्त होगी, ठीक है। अब बच्चों एक टर्म आता है एंट्रोपी, ठीक है। एक टर्म है एंट्रोपी, हिंदी में भी एंट्रोपी ही लिखना है, इंग्लिश में एंट्रोपी होता ही है। अब एंट्रोपी क्या होता है? तो बच्चों कोई भी तंत्र, कोई भी सिस्टम की अस्त व्यस्तता, डिसऑर्डरनेस, अनियमितता, इरेग्युलरनेस या यादृच्छिकता, रेंडमनेस के माप को एंट्रोपी कहते हैं। अभी बड़ा भारी बात है यार, ये क्या है? तो देखो मैं तुम्हें कह रही हूं कि भैया ना, एक पात्र में तो है गैस, ठीक है, एक पात्र में है द्रव और एक पात्र में है ठोस, ठीक है। ठोस, द्रव, गैस, यहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ठोस मान लो मैंने ना एक बंद पात्र ले लिया और मैंने छोटे छोटे कंचे रख दिए इसके अंदर, छोटे छोटे कंकड़ रख दो, कंचे रख दो, ठीक है, नमक रख दो, शक्कर रख दो, कुछ भी रख दो, तो ये तो अपनी जगह से हिलेगा ही नहीं, हर कण अपनी जगह पे बैठा है, बैठा है, बैठा है, कोई दिक्कत नहीं। द्रव में तो भाई, द्रव में थोड़ा बहुत मूवमेंट तो होता ही है ना। द्रव के अणुओं में क्या होती है? दूरी ज्यादा होती है थोड़ी, ठोस की अपेक्षा, तो थोड़ा बहुत तो मूव करेगा। और गैस तो शांत बैठने की बात ही नहीं, ये तो उधम मचाएगा। गैस के अणु क्या करेंगे? गैस के अणु तो लगातार क्या करेंगे? लगातार मूव करेंगे, ठीक है भाई। तो ठोस, द्रव, गैस, तो मैं कहता हूं भाई तमीज वाला सिस्टम कौन सा है? वेल मैनर्ड सिस्टम कौन सा? परफेक्ट कौन है? शांति से कौन बैठा है? तो तुम कहोगे ठोस। और सबसे रैंडम, सबसे ज्यादा है ना यादृच्छिकता, जो शांति से बैठता ही नहीं है, अनियमित कौन सा सिस्टम है? अस्त व्यस्त कौन है? तो तुम कहोगे गैस, है ना। सबसे बढ़िया आराम से शांति से, जिसमें अस्त व्यस्तता है ही नहीं, तो ठोस। और जहां बहुत सारी अस्त व्यस्तता है तो तुम कहोगे गैस। तो अगर मैं कहूँ एंट्रोपी का माप बताओ, तो तुम कहोगे गैस की एंट्रोपी सबसे ज्यादा होती है, फिर द्रव और फिर ठोस, ठीक है। तो अब तुम समझ गए एंट्रोपी। एक्चुअली एंट्रोपी तो माप ही नहीं सकते भाई, ये कितना अस्त व्यस्त है वो नहीं। एंट्रोपी परिवर्तन डेल्टा एस ये जरूर माप सकते है ना। पूरे यूनिवर्स की एंट्रोपी कांस्टेंट है, माप नहीं सकते। कम हुई ज्यादा हुई वो जरूर माप सकते, ठीक है। तो पहली बात तुम्हारे दिमाग में ये चीज क्लियर हुई एंट्रोपी क्या होती है, क्योंकि एंट्रोपी नहीं समझ में आएगा तो आगे कुछ समझ में आएगा ही, है ना। अब डिटेल में भी नहीं बता सकते, तो फिर आपको सिर्फ इतना बताना है कि भाई कोई भी तंत्र में अस्त व्यस्तता के माप को एंट्रोपी कहते हैं, मेजरमेंट ऑफ रेंडमनेस, ठीक है, मान लिया। अब ये तो पढ़ना नहीं था हमें, है ना। अब बच्चों एंट्रोपी परिवर्तन आपको बताना है अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन। अब देखो इसका आंसर तुमसे खुद से निकलेगा। मैंने सिर्फ आपसे ये पूछा कि बच्चों आप बताओ अधिशोषण की प्रक्रिया हुई ना, तो अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी क्या हुई? घटी, बढ़ी, क्या हुई? क्योंकि एंट्रोपी तो नहीं माप सकते, है ना। एंट्रोपी परिवर्तन जरूर माप सकते हैं। अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन यानी डेल्टा एस तुम माप सकते हो, ठीक है। क्या होता है बताओ? तो तुम कहोगे कि भाई मैंने रखा चारकोल, ठीक है, ये चारकोल मैंने रख दिया, ये तो ठोस है, शांति से बैठा है। अब यहाँ चारों तरफ हवा थी, मान लो गैस थी, है ना। एक पात्र में रख दिया, चलो बंद पात्र में रख दिया, और गैस थी, आराम से गैस इधर उधर मूव कर रही थी, ठीक है। तो पहले तो गैस ही थी, तो सारे गैस के अणु क्या थे? इधर उधर घूम रहे थे आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं थी।
थोड़ी देर बाद मैंने रख दिया चारकोल। अब चारकोल क्या करेगा, पहले तो उसको आकर्षित करेगा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाली जगह पड़ी। तो ये गैस धीरे धीरे आना शुरू होगी, और एक बार गैस आकर्षित हुई तो ये तो पकड़ लेगा। तो हम कहेंगे अधिशोषण यही तो होता है ना, अधिशोषक पृष्ठ द्वारा गैस के अणुओं को आकर्षित करना और बनाए रखना। तो ये सारी गैस को पकड़ लेगा भाई थोड़ी देर में, काफी सारी, पूरी तो नहीं बट काफी हद तक पकड़ लेगा। तो पहले गैस आजाद थी, है ना, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आराम से घूम रही थी, कोई टेंशन ही नहीं थी। अब ये आया, अट्रैक्ट किया, जैसे ही फंसी पकड़ लिया, और यार पकड़ लिया तो गड़बड़ हो गई, है ना। वो तो मस्त आराम से मजे से गैस क्या कर रही थी, घूम रही थी। आपने चारकोल रखा, पकड़ लिया। तो बच्चों एंट्रोपी, अस्त व्यस्तता तो तुमको तो घट गई, है ना। अस्त व्यस्तता क्या हुई, पहले आराम से मूवमेंट था, अब आपने कहा कि नहीं, घट गई। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पता नहीं कितनी बाहर आ चुका है कि अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी तो तुमको घटती है। अब बार बार उसको समझाना नहीं है कि देखो पहले आराम से गैस गाना गा रही थी, फिर हमने रखा पकड़ लिया, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। गैस को इसने पकड़ लिया, मतलब अस्त व्यस्तता क्या हो गई, अस्त व्यस्तता घट गई, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतनी सी बात तुम्हें याद करवानी थी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, है ना, यहाँ समझ में ही नहीं आती है। तो सिर्फ इतनी सी बात कि भाई अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी घटती है। अब सीधी सी बात है, जो चीज़ बढ़ती है उसके आगे हम प्लस लगाते हैं, और जो चीज़ घटती है उसके आगे हम माइनस लगाते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी ने ये पूछ लिया कि अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी डेल्टा एस पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो, तो हम कहेंगे भाई देखो एंट्रोपी परिवर्तन, एंट्रोपी तो हम वैसे भी नहीं बता सकते, तो अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी परिवर्तन, ठीक है, डेल्टा एस। तो हम कहेंगे यार ये तो गड़बड़ हो गई भाई, गैस तो पकड़ में आ गई इसके, अब उसकी अस्त व्यस्तता, उसका रैंडमनेस सब खत्म हो गया, है ना। अब तो शांत बच्चे की तरह बैठना पड़ेगा, तो डेल्टा एस नेगेटिव। ये सारी चीजें तुम्हें अब क्लियर हो गई होंगी, क्योंकि बच्चों अब मैं जो पढ़ाने वाली हूँ ना, वो प्रोसेस जो है आपकी बुक में जो एनसीईआरटी है वो ये मान के चलता है भाई बच्चों को ये पता है, अब ये तो पढ़ गया है, ये तो पता ही होगा, अब हम आगे पढ़ते हैं। और मुझे पता है कि ये तुम्हें पहले से नहीं पता है, इसलिए मैंने तुम्हें पढ़ाया है, ठीक है। तो चलो ये हो गया। अब भी एनसीईआरटी मानता है भाई लास्ट ईयर एक इक्वेशन तो पढ़ के आए हो ना, गिब्स मुक्त ऊर्जा डेल्टा जी। अब ये क्या है भाई, तो हम कहेंगे देखो डेल्टा जी का एक फॉर्मूला है, कुछ भी नहीं है, डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, सारी टर्म जानी पहचानी है। डेल्टा जी क्या है, गिब्स मुक्त ऊर्जा, डेल्टा एच क्या है, तो हम कहेंगे एंट्रोपी। अच्छा यहाँ मैंने तुम्हें बताया नहीं भाई, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम। चलो वापस आते हैं इस पे, ठीक है। अधिशोषण एक ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है, मतलब जब भी अधिशोषण होगा ऊष्मा मुक्त होगी, जब भी अधिशोषण होगा ऊष्मा मुक्त होगी, सिस्टम से हीट बाहर जाएगी। तो भाई हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, साइंस के बच्चे, कुछ आया तो प्लस और गया तो माइनस, तो हम कहेंगे अधिशोषण प्रक्रम है, तो ये बात हमें पहले से पता है, डेल्टा एच नेगेटिव, है ना भाई। अधिशोषण प्रक्रम ऊष्माक्षेपी होता है, यानी डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये सारी बातें पता थी, ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ लो, थर्मोडायनामिक्स ऊष्मागतिकी का एक इक्वेशन। अब डेल्टा जी तो हम कहेंगे हाँ गिब्स मुक्त ऊर्जा होती है, डेल्टा एच मतलब एंथैल्पी परिवर्तन, ऊष्मा परिवर्तन मान लो डेल्टा एच, टी तो टी है ताप, डेल्टा एस तो एंट्रोपी परिवर्तन। अब अधिशोषण में क्या क्या होता है ये सारी चीजें हमें पढ़ा है। अब तो देखो भाई डेल्टा जी इक्वल्स टू डेल्टा एच, मतलब जो भी वैल्यू हो माइनस है, ठीक है। अब माइनस टी डेल्टा एस, तो टी तो ताप है और डेल्टा एस भी क्या है, तो हम कहेंगे नेगेटिव है। डेल्टा एस का मान क्या था, अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी क्या होती है, नेगेटिव, तो डेल्टा एस नेगेटिव, और अधिशोषण के दौरान ऊष्मा मुक्त होती है तो डेल्टा एच क्या होता है, नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव रख दिया। अब मुझे एक चीज बताओ कि ये वैल्यू तो है नेगेटिव, ठीक है, और माइनस माइनस क्या हो गया, तो हम कहेंगे प्लस हो गया, और ये टी हो गया, ठीक है। अब बच्चों प्रारंभ में क्या होता है, जब अधिशोषण होता है ना, तो प्रारंभ में क्या होता है, तो प्रारंभ में बहुत सारी ऊष्मा निकलती है,
है ना। हमने पहले भी पढ़ा है कि भाई एक परत बना लेगा चारकोल, दूसरी भी बनाएगा, तीसरी भी बना लेगा, चौथी, पांचवी, छठी, उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे हो जाता है, लेकिन शुरू में तो बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा, तो बहुत ज़्यादा आकर्षित करेगा तो हीट भी बहुत ज़्यादा देगा। तो प्रारंभ में क्या होता है, तो डेल्टा एच काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। और आप तो रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हो, तो ताप तो इतना ज़्यादा है नहीं, तो डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, ठीक है। डेल्टा एच ग्रेटर देन टी डेल्टा एस, समझे। प्रारंभ में अधिशोषण प्रक्रिया जब प्रारंभ होती है तो फिर डेल्टा एच जो है वो ज़्यादा होता है ना, ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, पहली परत, दूसरी परत, तीसरी परत आराम से बनती है, ठीक है। या अगर मैं रासायनिक अधिशोषण जब हम आगे पढ़ेंगे तो उसमें तो वैसे ही डेल्टा एच ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बच्चों डेल्टा एच तो वैसे ही माइनस था, है ना, और ये वैल्यू ज़्यादा है तो मैंने लिख दी भाई माइनस का 100 है। मान लो डेल्टा एच 100 है और ये कम है तो ये 50 है, ठीक है। तो भाई ये 100 है लेकिन इसका साइन तो नेगेटिव है, और ये माइनस, और टी डेल्टा एस की वैल्यू 50 है, तो माइनस माइनस 50, तो ओवरऑल आंसर तो -50 आएगा ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, और फिर कम भी है तो आंसर तो माइनस का ही आएगा, तो हम कहेंगे हाँ, ठीक है। तो बस ये सब डेटा नहीं लिखना है आपको, 50, 100, ये तो थोड़ा दिमाग लगाओ कि हाँ ऐसा होता है। अब क्या कहना चाह रही हूँ, प्रारंभ में डेल्टा एच का मान ज्यादा है तो ये माइनस की वैल्यू बड़ी है और माइनस माइनस प्लस की वैल्यू छोटी, तो माइनस में मान ज्यादा है, मान लो माइनस का 100, प्लस का मान कम है, मान लो प्लस का 50 ही, तो ओवरऑल आंसर तो माइनस में आएगा। तो बच्चों प्रारंभ में डेल्टा जी का जो आंसर आएगा वो नेगेटिव, और डेल्टा जी नेगेटिव कहीं सुना है, तो देखो डेल्टा जी नेगेटिव कब होता है, स्वतः प्रक्रम, मतलब अधिशोषण अपने आप होता है, ये मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, ये तो खुद ही प्रूफ हो गया। तो हम कहेंगे ये कंडीशन होगी तो ये होगी और ये होगी, मतलब अधिशोषण क्या है, तो भाई अधिशोषण एक स्वतः प्रक्रम है। सोचो कितनी सारी केमिस्ट्री लगाई है एक छोटी सी चीज को समझाने के लिए, ठीक है। तो प्रारंभ में मान भी लिया कि हाँ भाई ऐसे ऐसे होता है। अब हम कहेंगे भाई शुरू में तो है ना ज़्यादा गैसेस को बुलाते हुए आ जाओ, आकर्षित होने भी लग गई, थोड़ा बहुत आ भी गई गैसेस। अब धीरे धीरे ऊष्मा का मान कम होता जाता है, थोड़ी देर बाद की बात कर लेते। तो भाई थोड़ी देर बाद में क्या होगा, तो हम कहेंगे थोड़ी देर बाद में डेल्टा एच कम हो जाता है, तो कम कितना होगा, तो हम कहेंगे भाई डेल्टा एच और टी डेल्टा एस बराबर हो जाता है, ठीक है। ताप नहीं बढ़ा रहे हो आप, ताप कांस्टेंट चल रहा है ना, क्योंकि आप कहोगे इतना कम हो जाता कि वो बढ़ जाता, तो वो नहीं बढ़ेगा, ताप तो फिक्स है, आप ताप थोड़ा ना चेंज कर रहे हो। तो हम कहेंगे भाई डेल्टा एच टी डेल्टा एस बराबर, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू बराबर है, ये माइनस में और वो प्लस में है ना, तो माइनस का 100 और प्लस का 100, तो आंसर तो 0 आ गया। तो थोड़ी देर बाद में डेल्टा जी क्या हो जाएगा, 0, और बच्चों डेल्टा जी 0 मतलब अब साम्य अवस्था है। साम्य अवस्था मतलब नई गैस आएगी तो पकड़ लेगा, लेकिन जितनी नई आई उसको पकड़ा, पुरानी को जाने देगा। तो नई आ रही है मतलब अधिशोषण, पुरानी जा रही है मतलब विशोषण। तो प्रोसेस चलेगा, आएगी जितनी आएगी आन दो, पर नई तो आती जाएगी और पुरानी को क्या करता जाएगा, निकालता जाएगा। यानी थोड़ी देर बाद में क्या आ जाती है, साम्य अवस्था। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, ये है अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी, या ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है ये है अधिशोषण की क्रियाविधि, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में इतना ज़्यादा नहीं है, मतलब आपको सिर्फ 4-6 लाइन में समझाना है, लेकिन कंपटीशन में ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना बच्चों, ये बच्चों को तंग करती है, कुछ भी पूछ सकता है। देखो इसमें जेई में क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी नेगेटिव, ठीक है। नीट का क्वेश्चन, अधिशोषण प्रक्रम होता है ऊष्माक्षेपी, अधिशोषण के दौरान एंट्रोपी घटती है, ठीक है। अब अधिशोषण में इनिशियल कंडीशन पे क्या है और फाइनल कंडीशन पे क्या है, थोड़ी देर बाद में क्या है, ठीक है। अब मान लो कोई कहे कि भाई ताप कांस्टेंट है, ताप बढ़ा दो, तो बढ़ा दो बच्चों, तो ताप बढ़ाओगे तो टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाएगा। अब टी डेल्टा एस ज़्यादा हो जाएगा तो डेल्टा जी पॉजिटिव, और डेल्टा जी पॉजिटिव में जब नेगेटिव था तब तो अपने आप होता था, अब पॉजिटिव है मतलब अधिशोषण अपने आप होना नहीं है, अब तो आपकी गैस उल्टा जा रही, उड़ गई, तो विशोषण हो जाएगा। तो वैसे ही हमने पढ़ा था कि जब नॉर्मल टेम्परेचर है तब तो गैस आएगी और गर्म करेंगे तो गैस उड़ जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो अच्छे से एक्सप्लेन करता है। अब आपको नोट्स कैसे बनाने हैं बच्चों, तो देखो नोट्स कैसे बनाओगे, तो आपको ये लिखना है अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी,
तो अधिशोषण होने पर पृष्ठ के असंतुलित बलों में कमी आती है, बिल्कुल है ना। गैस आकर्षित होगी तो पुराने जो फोर्सेस अनबैलेंस थे वो ठीक हो जाएंगे तथा नए बंध भी बनते हैं और ऊष्मा निकलती है, अतः डेल्टा एच ऋणात्मक। तो वैसे भी जब भी केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा रासायनिक बंध, जब नया बंध बनता है तो ऊष्मा उत्सर्जित होती, या हम सीधा लिख देंगे अधिशोषण में ऊष्मा निकलती है यानी डेल्टा एच नेगेटिव। अब जब किसी गैस का अधिशोषण होता है तो उसकी एंट्रोपी घटती है, बिल्कुल, तो डेल्टा एस का मान भी क्या हो गया, नेगेटिव। अब गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस के अनुसार स्वतः प्रक्रम के लिए डेल्टा जी का मान ऋणात्मक होता है, ठीक है। अब प्रारंभ में डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस से अधिक है, इस कारण डेल्टा जी नेगेटिव है, अतः अभिक्रिया स्वतः होती है तथा ऊष्मा निकलती है। कुछ समय बाद क्या होगा, तो डेल्टा एच का मान टी डेल्टा एस के बराबर हो जाता है, अतः डेल्टा जी 0 हो जाता है। इसे अधिशोषण साम्य अवस्था कहते हैं। इसको आगे हम ग्राफ से भी एक्सप्लेन करें, ठीक है बच्चों। तो ये है अधिशोषण की ऊष्मा गतिकी, या आप कह सकते हैं अधिशोषण की क्रियाविधि। अब आएगा अधिशोषण कितने प्रकार का है ना। अधिशोषण बताओ भाई, धनात्मक अधिशोषण है, ऋणात्मक अधिशोषण है, या भौतिक अधिशोषण है, रासायनिक अधिशोषण है, कैसे आपने बांटा है। तो अलग अलग वेज में हमें अधिशोषण को डिस्क्राइब करना है, डिस्कस करना है, तो वो सब पढ़ेंगे बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आपकी इतनी ही। अगर अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया। कोई डाउट भी है तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख देना मुझे ये प्रॉपर टॉपिक समझ में नहीं आया, तो नेक्स्ट क्लास में हम उस टॉपिक को वापस से डिस्कस कर लेंगे। तो मिलेंगे बच्चों अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई कीजिए।